जय हिंद दोस्तों। तो ईरान युद्ध में ईरान के द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने के बाद पूरी दुनिया में त्राहिमाम शुरू हो गई। पिछले साल भी जब अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को हिट किया था, तब भी ईरान का ये कहना था कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर सकते हैं और मिडिल ईस्ट में यूएस के मिलिट्री बेसिस को अपना निशाना बनाएंगे। उसके बाद से ही अमेरिका और इजरायली खुफिया एजेंसियां ये इंटेलिजेंस जुटा रही थी कि ईरान के पास कितना गोला बारूद है और अगर ये युद्ध बढ़ता है तो ईरान के पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। और ये तो हो ही नहीं सकता कि यूएस ने यहाँ पर ये ना सोचा हो कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक नहीं कर सकता। अगर ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो यूएस ने यहाँ पर जरूर इसका तोड़ तो सोच ही रखा होगा। फिर अचानक से यूएस और इसराइल को खबर मिलती है कि खामेनेई कहाँ पर छुपा हुआ है। यूएस और इजराइल को लगता है कि यही सही मौका है, खामेनेई मारा जाएगा, ईरान में खामेनेई रिजीम के खिलाफ विद्रोह शुरू हो जाएगा और खामेनेई का तख्तापलट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं भी होता तो ईरान में लंबे समय के लिए सिविल वॉर शुरू हो जाएगी। वैसे भी ईरान के पास इतने ड्रोन और मिसाइल्स नहीं जो कि 2 या 3 हफ्तों से ज़्यादा टिक पाएं। इस स्ट्राइक के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह भी दिया था कि उन्होंने ईरान की 85% मिसाइल्स ख़त्म कर दी हैं, 85% उनके ड्रोन ख़त्म हो चुके हैं, उनकी मिलिट्री नेवी घुटनों पर है, एयरफोर्स का सफाया हो चुका है। बट यहाँ पर तो ईरान ने गेम ही पलट दिया। अगर ईरान में सब कुछ ख़त्म हो चुका है तो ईरान इतने सटीक तरीके से पूरे मिडिल ईस्ट और इजराइल तक सटीक हमले कैसे कर पा रहा है। यहाँ तो यूएस के फाइटर जेट्स गिर रहे हैं, ऑयल टैंकर तबाह हो रहे हैं। ऐसा भी माना जाता है कि अमेरिका के ड्रोन भी मार गिराए जा रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो चुका है। आखिर ईरान के पास इतना असला बारूद कहाँ से आ रहा है? रिपोर्ट्स की माने तो इसमें चाइना और रशिया का हाथ है। चाइना और रशिया यहाँ पर ईरान को हर वो सुविधा दे रहे हैं जिससे कि वो यूएस को हिट कर पा रहा है, चाहे वो अमेरिकन एसेट्स की जियो लोकेशन हो, इंटेलिजेंस, यहाँ तक कि ड्रोन्स और मिसाइल्स भी। अगर यूक्रेन युद्ध में यूएस और वेस्ट के देश यूक्रेन को रशिया के खिलाफ मदद कर सकते हैं तो यूएस ने यह कैसे नहीं सोचा कि ईरान युद्ध में रशिया चाइना ईरान की मदद नहीं करेंगे। वैसे भी वेस्ट एशिया में ईरान चाइना और रशिया के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉक होने के बाद क्रूड ऑयल के प्राइस $100 से ऊपर पहुंच चुके हैं। अमेरिका की चीखें निकलना शुरू हो चुके हैं। अमेरिका रशिया के ऊपर लगे ऑयल सैंक्शंस को हटाने की बातें कर रहा है ताकि दुनिया में क्रूड ऑयल के प्राइस स्टेबल रहें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज को ईरान मिसाइलों और ड्रोन से उड़ा रहा है। बट यहाँ पर भारत के लिए राहत की खबर है। भारत के 2 कार्गो शिप 92,700 टन के करीब एलपीजी लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल चुके हैं। इनकी सुरक्षा के लिए भारत ने ओमान के पास अपने 2 वॉरशिप भी तैनात कर रखे हैं ताकि कोई भी बैड एक्टर इन कार्गो शिप के ऊपर हमला करके भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को नुकसान ना पहुंचा सके। भारत लगातार ईरान के कांटेक्ट में था। यहाँ पर 12 मार्च को एक वर्चुअल तरीके से ब्रिक्स की मीटिंग भी हुई जिसमें भी भारत ने इस एनर्जी समस्या का हल निकालने की कोशिश की और भारत ने इसका डिप्लोमेटिक तरीके से हल निकाल भी लिया। ईरान का यहाँ पर यह कहना है कि इंडियन फ्लैग्ड कार्गो शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाज़त है। यहाँ पर चाइना को तो ऑलरेडी ही इसकी इजाज़त थी। दूसरी ओर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ट्रंप गिड़गिड़ाना शुरू कर चुके हैं। ट्रंप यहाँ पर चाइना, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया, यूके और दूसरे कई देशों से मदद मांग रहे हैं और उनसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि वो अपने वॉरशिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ भेजें ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन किया जाए। यहाँ पर जापान ने तो साफ मना कर दिया है। जापान का यहाँ पर यह कहना है कि ये वॉर उनकी नहीं, वो किसी भी हालत में इस वॉर का हिस्सा नहीं बनना चाहते और दूसरे देश भी डिप्लोमेटिक तरीके से इसका हल निकालना चाहते हैं। वो देश भी इस युद्ध में नहीं फंसना चाहते। जब ये युद्ध शुरू हुआ था तब यूके ने अमेरिका की मदद करने की कोशिश की थी और ट्रंप अपने बड़बोलेपन की वजह से इन देशों को ये कह बैठे कि हमने तो ये जंग जीत भी ली है, अब तुम्हारा क्या काम। और अब ये देश ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ने ये जंग जीत ली है तो अब ट्रंप हमसे मदद क्यों मांग रहे हैं। ये सभी देश अब भारत की तरह ही डिप्लोमेटिक तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पूरी दुनिया में एनर्जी समस्या का हल निकालना चाहते हैं।
इस युद्ध में अरब के देश, जिनका कि इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं, बेकार में ही पिस चुके हैं। इन देशों में अमेरिका के मिलिट्री बेसेस थे और अमेरिका ने इन देशों की सुरक्षा की गारंटी ले रखी थी। बट अब यहाँ पर अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें कम पड़ रही हैं। ईरान कभी इनकी रिफाइनरी को निशाना बनाता है, कभी इनके होटल्स को। और अब इन देशों को भी ये समझ में आ चुका है कि अमेरिका भविष्य में उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहा। अपनी सुरक्षा के लिए ये देश अमेरिका के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके थे कि इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए कोई खास ध्यान नहीं दिया। तेल और गैस बेचकर इन देशों ने खूब पैसा बनाया, फ्यूचरिस्टिक और मॉडर्नाइज शहर बनाए, यहाँ तक कि अपने टॉयलेट भी सोने के बनाए। बट अपनी सुरक्षा के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। या तो अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट थे या पाकिस्तान जैसे दोगले देश का मुंह देखना शुरू कर देते थे। अब कहाँ है वो पाकिस्तान जिसके साथ सऊदी अरेबिया ने डिफेंस डील साइन की थी कि एक के ऊपर हमला, दूसरे के ऊपर हमला। ईरान युद्ध के बाद ये देश शायद अपनी सुरक्षा के लिए सोचना शुरू करें। जिस तरह से मिडिल ईस्ट के देशों ने अपने देशों में अमेरिकन मिलिट्री बेसेस बनाए ताकि ये देश सुरक्षित रहें, बट इसका नतीजा तो बिल्कुल उल्टा ही हुआ। अमेरिका ने अपने इन मिलिट्री बेसेस का यूज़ करके ईरान के ऊपर हमला किया और ईरान ने इसके रिटेलिएशन में मिडिल ईस्ट के इन मिलिट्री बेसेस के साथ साथ इन देशों को भी अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया, जबकि इन देशों का इस लड़ाई से कुछ लेना देना नहीं था। अगर ये देश अमेरिका की बजाय खुद डिफेंसिव होते तो ना इनको अमेरिकन मिलिट्री बेसेस की ज़रूरत पड़ती और ना मिडिल ईस्ट बैटल ग्राउंड बनने की कगार पर होता। ईरान युद्ध ने यहाँ पर मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आप जितने मर्जी मॉडर्नाइज हों, आपकी इकॉनमी जितनी मर्जी स्ट्रांग हो, बट जब तक आपकी डिफेंस फोर्सेस स्ट्रांग नहीं होंगी, आपके ऊपर युद्ध का खतरा हमेशा बना रहेगा। कोई देश आपका जितना मर्जी बड़ा मित्र हो, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए आप किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रह सकते। मुसीबत के समय आपको खुद ही अपनी सुरक्षा करनी होगी। कोई भी आपके लिए युद्ध लड़ने नहीं आएगा। इसलिए भारत लगातार अपनी इकॉनमी को स्ट्रांग करने के साथ साथ अपनी डिफेंस फोर्सेस को भी मॉडर्नाइज और अपने दुश्मनों से एक कदम आगे रखता है। जय हिंद, जय भारत।